प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण गैरसैंण में मौजूद हैं और निकल ही रहे थे तो हमारी एक नजर पड़ती है इस एक ढांचे पर। दरअसल ये वही ढांचा है जिसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने विधानसभा में सदन में उठाया था कि गैरसैंण में बन रहे अस्पताल का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है और हमने वहां बेड भी लगा दिए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाके उन बेड की स्थितियां भी देखी जाए, परिस्थितियां देखी जाए कि आखिर वो जो बेड है उन पे टायर लगे हुए हैं या फिर ऐसी कहीं से उठाकर रख दिए गए। मगर जैसे अंदर घुसते हैं तो इस हॉस्पिटल में ना तो हमें कोई गेट दिखता है, ना ही कोई वार्ड बॉय दिखता है और खासकर ना ही हमें कोई यहाँ पे कोई गार्ड दिखता है जो हमें चेक करे के अंदर। क्योंकि मैं यहाँ से आवाज सुन रहा था, मेरा आने का मेन उद्देश्य ये था कि मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान की मुझे अंदर से आवाज आती है कि ये वही अस्पताल है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो चलिए उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर सर एक और अस्पताल का निर्माण जहां पर कई मरीज मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा कई वार्ड बॉय यहाँ पे हैं, बेडिंग यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे चौकीदार खड़ा है। धन सिंह रावत सदन में उठाते हैं कि गैरसैंण में एक अस्पताल बनता है जिसमें कि हम तमाम सुविधाएं शुरू कर दी। ये वो अस्पताल, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब हमने धन सिंह रावत का बयान विधानसभा में सुना, हमारी भी उत्सुकता जाहिर हुई हमारे अंदर। हमने कहा हम भी देख कर आते हैं कि गैरसैंण में किस तरह का हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। और जब हम यहाँ पहुंचे, जब यहाँ हमने देखा ये हॉस्पिटल जिसको विधानसभा के अंदर कहा गया कि बनकर तैयार हो गया है, तो आपके सामने स्थिति आप देख पा रहे होंगे। अभी तो ये निर्माणाधीन है, इसका निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक जो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा है वो मजदूरों के पैसे भी नहीं दे रहा है, मजदूरों का भी शोषण यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा के अंदर जो एक लोकतंत्र का हमारा मंदिर है उसके अंदर भी आप झूठ बोल रहे हो, जनता के साथ आप धोखा कर रहे हो। और आज ये तो आपका हो गया जो एक 50 बेड का हॉस्पिटल बना था, एक आपका यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको आपने उप जिला चिकित्सालय बना दिया है। कैसा उप जिला चिकित्सालय? जहां पर एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, एक भी नहीं है। न वहां पर बाल रोग विशेषज्ञ है, न कोई महिला रोग विशेषज्ञ है, न कोई सर्जन है, कोई ना वहां पर टेक्नीशियन है, कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। यानी कि कोई महिला जो प्रसूता होगी, जिसके गर्भवती महिला, उसको अपने उपचार के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसको देहरादून या हल्द्वानी जाना पड़ेगा। यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कोई घायल हो जाए कोई उपचार नहीं है। एम्बुलेंस की स्थिति हमने देखी, यहाँ पर बहुत ही खटारा एम्बुलेंस यहाँ पर हमने देखी। तो ये हाल कहाँ का है? जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आप समझ सकते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का हाल कितना बुरा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि आप देखिए जो पहाड़ से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और स्थितियां आज जनता के सामने है। वैसी ही है। मैंने अभी त्रिभुवन चौहान को भी यहाँ पे देखा था। सर पहले थोड़ा साइड हो जाए, एक मरीज जा रहा है क्योंकि हम एक अस्पताल के अंदर खड़े हैं। देखिए किसी का विरोध नहीं है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, देखो समझिए, अभी मैंने बात की, मुझे लग रहा है ये युवा साथी जो हमारे है ना यहाँ भंडारी जी, ये मैं गैरसैंण की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इन्हें चुना है। ये वो व्यक्ति विशेष, मुझे वाकई बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई युवा साथी आता है, यंग ब्लड, जो कुछ करना चाहता है। उन्होंने बताया कि कैसे ये हॉस्पिटल आज बनने की कगार पे हो रखा है। और देखिए एसडीएम आए हैं, वो भी नए युवा हैं बिल्कुल, अंकित राज जी, जो बिल्कुल चाहते हैं कि चीजों को, उन्होंने ये वापस से हॉस्पिटल करवाया। अदरवाइज अभी सदन के अंदर इसी हॉस्पिटल के बारे में हमारे माननीय सर्वश्री 2008 धन सिंह रावत जी ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल चालू हो रखा है, ये हॉस्पिटल चालू हो रखा है। ये इसके डॉक्टर से, ये देखिए नर्स भी है, नेपाल से आर की नर्स, इन्हें आउदू समझिएगा। ये जो चीजें हो रही हैं आज उत्तराखंड में, ये कब तक होती रहेंगी? गैरसैंण है, ये राजधानी है उत्तराखंड की, और यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। अभी आपका थोड़ी देर पहले एक लाइव भी देख रहा था मैं, उस दौरान भी आप ठोक के बोल रहे थे कि गैरसैंण हमारी राजधानी और 27 में से राजधानी। किस तरीके से 27 में राजधानी बन जाएगी जहां पर कि अस्पताल के नाम पर से बरगलाया जा रहा है? अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो भाई है ना यहाँ, अभी हम इनके दफ्तर में बैठे थे, हमने इनको बोला भाई साहब 1 से 2 साल के बाद हम फिर यहाँ आएंगे, और मुझे विश्वास है, इनको हमने बताया भी कौन कौन से अधिकारियों के पास कहीं जगह जरूरत पड़ेगी हम भी साथ चलेंगे। भाई लोग हैं, मोहित भाई यहाँ पे हैं, सभी लोग अब ध्यान देंगे कि गैरसैंण को हम एक मॉडर्न और मॉडर्न भी और साथ के साथ एक मॉडल बने उत्तराखंड के लिए, कि हाँ गैरसैंण के बराबर नगर पंचायत बन जाए। तो उसके लिए जितनी यथावस्थित
व्यवस्थाएं होंगी उन पे सजग रहेंगे, उनके लिए कार्य करते रहेंगे। लेकिन जो ये झूठ बोलने की है ना बीमारी, इसको यकीनन इन नेताओं को बंद करना पड़ेगा। जब आप ये कह सकते थे हाँ भाई हमने इसको उच्च जिला स्तरीय बना दिया है और शीघ्र ही उसमें काम होंगे, जो आप बोल भी रहे, सदन में भी बोला आपने। केदारनाथ में वो उकीमठ का एक प्रकरण है, उसमें भी आपने बोला कि हम नियुक्तियां देंगे, कुछ एक साल देंगे, कुछ अगले साल। सच बोला ना, सच ये बोला कि आप अभी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब वो 2-4-10 साल बाद जब भी होगा वो होगा, पर यहां आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? जनता जो देख रही थी उन्हें तो पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ तो अस्पताल बन गया, ये है अस्पताल। मुझे लग रहा है ये देखो, ये इसके पीछे शायद ऑपरेशन थिएटर ओटी है, ओटी होते होंगे, तब जाके पर्दा डाल रखा है। ये भाई साहब आए, देखिए छोटे थे हमारे, ये भविष्य है। अब ये भविष्य नेपाल के या उत्तराखंड के, ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, पर ये भी भविष्य है बच्चा। ओ इधर आना भाई, वो भी देखो बिना चप्पलों के चल रहा है, कहीं कील वील लग जाए, ये तमाम चीजें कौन देखेगा? मतलब ये ठेकेदार को देखना चाहिए, सुविधाएं और उसके साथ साथ सुरक्षा, खासकर वो बच्चे को अगर इन्फेक्शन हुआ। यहाँ तो मुझे लग रहा है कई हॉस्पिटल, शायद यही बगल में हॉस्पिटल है, सुना मैंने, यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है लेकिन चलाने वाला वो तो कहीं भी नहीं है। पर हो सकता है इनके पास टीटी का इंजेक्शन भी ना हो, होगा इनके पास टीटी। बीच में आया था ऐसा केस, लेकिन यहाँ पर उनको बाजार से मंगाया गया, तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा है। सोचो ये अस्पताल है धन सिंह रावत जी आपका, जहां टीटी का इंजेक्शन तक नहीं। मैं तो बस सोच के बोला था, मैं ये गारंटीड दे रहा हूं। अभी भी हम जाएंगे वहां, स्नेक बाइट का मैं अगर, या रेबीज का या डॉग बाइट का अभी पूछूंगा, इंजेक्शन नहीं होगा उनके पास। है जी, है। कुछ दिन पहले मैं गया था तो वहां पे था वो व्यवस्थाएं थी अच्छी। तो ये व्यवस्थाएं तब आई जब बाहर से कोई वापस लेके आते हैं 2-4 दवाइयां खरीद के, ताकि एक्स्ट्रा आ जाए, किसी और को ना। समझिएगा आज क्या हमारे पहाड़ में है, क्या बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए इन्होंने शिक्षा के केंद्र बिल्कुल चौपट कर रखे है ना। उसके बाद रोजगार तो है ही नहीं हमारे युवाओं के पास। आधे से ज्यादा गाँवों में आप जाओ तो कैरम खेलते मिलेंगे आपको बच्चे, और एक कैरम के इर्द गिर्द कम से कम 8 से 10 लड़के होते हैं। हर शहर में ऐसे कम से कम भी तो 15 जगह पे कैरम लगे हुए, यानी कि 15 × 10 कर दो तो 150 युवा वो जिनके पास कोई कार्य नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनको मजा आ रहा है कैरम खेलने में, लेकिन वो करे क्या? देहरादून में या ऋषिकेश में कहां दिखते हैं आपको, या दिल्ली में कौन दिख रहा है आपको कैरम खेलते हुए? हमारे युवाओं के बहुत टाइम है, पहले पत्ती खेल जा, अब कैरम नहीं खेलना के लिए टाइम बहुत चाहिए भाई। रोजगार नहीं है तो क्या करेगा आदमी? और जो रोजगार की व्यवस्था है उस पर भी बस बैंड बजी पड़ी। ये गैरसैंण में बहुत सारा कार्य करने की जरूरत है भाई, आप लगे रहे, हम आपके साथ रहेंगे जहां जहां भी जो भी पुश करना। मुझे लगता है ये वो समीकरण है हॉस्पिटल के। बिल्कुल, हम ज्यादा देर अंदर रहेंगे सर तो शायद हम पे अशांति का कुछ आरोप लग जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं लगाने वाला, क्योंकि नहीं, अंदर अस्पताल है ना, मरीज होंगे। कोई नहीं लगाने। मैं बता रहा हूं, उत्तराखंड में जिसको जिस दफ्तर में जाना हो जाओ, पूछना है पूछो, कैमरा ऑन करके जाओ, बोलो उनको कि हमारे ये काम करो, हमारे ये कार्य पूरे होने चाहिए। अदरवाइज हम ऐसे ही पिछड़ते चले जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये सच है, कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है मोहन भाई अब आपके कंधों पर और जिम्मेदारियां शायद आ चुकी है, क्योंकि देख लिया है उन लोगों ने, और जो बार बार आएंगे शायद समय समय पे आएंगे, कभी बता के आएंगे और कभी बिन बताए ऐसे घुस जाएंगे, तो शायद अब जिम्मेदारियां ज्यादा हो चुकी हैं। तो कैसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों को उठेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी भी है, लेकिन आप लोग का सहयोग भी है कि आप हमारी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जब तक हमें इस सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के कस्बे से हमारी बात सरकार तक किसी माध्यम से नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे काम उस सजगता से नहीं होंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद है, आप जितने भाई लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग कम से कम यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की समस्या तो उठा रहे हैं कि राजधानी में ये हाल है। तो इसी प्रकार से अगर समय समय पर चीजें होती रहेंगी तो उसका फायदा हमें मिलेगा। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर ये एक धक्का है उस लड़ाई में, और पब्लिक भी इसको बहुत सराहेगी कि हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को आप लोग उठा रहे हैं। एक चीज और है भाई, मुझे नहीं पता ये कौन सी संस्था बना रही है, इसको कौन सी बना रही है पता नहीं, आपको पता है? मतलब ये ठेकेदार भी वाकई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। कुछ उदाहरण में देता हूँ आपको। ये जो पिलर है, ये जब इसकी शटरिंग बनाई गई, ये शटरिंग बिल्कुल सही नहीं बनी। ये ऊपर से तो था, नीचे का टूट गया, ये वापस से इन्होंने बाहर प्लास्टर किया है इसको। ऊपर से अगर आप ये बीम देखो, जो यहाँ इन्होंने झिरियां काटी हुई है, झिरियां दरअसल क्यों काटी जाती हैं? ताकि आपका प्लास्टर, जो ये बीम है ना, ये क्रैक ना मारे। लेकिन ये इन्होंने झिरियां बाद में डाली है, ये प्लास्टर के ऊपर से डली हुई है। यहाँ आप अगर इस सरफेस को देखोगे, मुझे नहीं पता, आप थोड़ा मोबाइल अगर यहाँ नजदीक से देखोगे ना, तो ये आपको डबक मिलेगी यहाँ से लेकर वहां तक, पूरा डबक में। वो पीछे वाला कमरा तो वो पिलर पूरा पीछे है। पर क्या है ना, अब सरकारी विभाग के जेई, कल मैंने एक आपको बिल्डिंग दिखाई थी सुमेरपुर में। वो बिल्डिंग इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन वहां हो रखा था, इंजीनियर हूं मैं, थोड़ा सा समझता हूँ चीजों को। वो इतना बढ़िया कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने, पर सरकारी विभाग में, जो मैं कल भी बोला, सरकारी विभाग के ये हाल है।
ये डबक है। अब कुछ सालों बाद क्या होगा, जब ये प्लास्टर वास्टर ये यहाँ हैंड ओवर हो जाएगा ना, ये यहाँ ब्रेक, यहाँ क्रैक दिखने शुरू हो जाएंगे। ये जो डबक है, ये इन पे से पानी रिसना शुरू हो जाएगा, तो ये तभी तो चीजें खराब होती है। पर जब जो वो बदरू नहीं कोई तो के काम नंगों के लिए। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैं भंडारी जी की तरफ बहुत होपफुल हूँ, और ऐसे उन तमाम युवाओं के प्रति बहुत होपफुल हूँ जो कुछ करना चाहते हैं। हमारे भाई साहब है यहाँ पे, नवनिर्वाचित सभासद हैं आप, क्या नाम है सर आपका? गोविंद सिंह पवार। गोविंद सिंह जी, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लगातार हम भी इन लोग बता रहे हैं, काम करवा रहे हैं। और इनके गुप्ता जी हैं जो इनके ठेकेदार हैं, उनसे मैं बात किया था परसों। मैंने भी उनसे, ये सर देहरादून में है ये भी, तो इनसे मेरी बात हुई थी बीच में। तो मैंने कहा भाई क्यों तुम लोग इनको काम नहीं करवा रहे हो, मजदूर क्यों तुम पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों उनको बेवकूफ बना रहे हो इस तरह से, और क्यों ये काम रुका हुआ है। अब 3 साल से ये काम लगातार चालू, 3 साल काम चालू है, लेकिन 3 साल से लगातार चालू तो है सर, लेकिन कभी 2 महीने चालू, 6 महीने बंद हो जाता है। ऐसे लोगों का काम चल रहा है, कैसे चलेगा ऐसे करके। मजदूरों को परेशान नहीं इनके हैं। यही है, और शायद कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं हमारे उत्तराखंड की, और ऐसी व्यवस्थाएं मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा जरा जाने दीजिए हमारे मरीजों को अंदर, पता नहीं एक्सरा हो पाएगा अंदर कि नहीं हो पाएगा, और किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। मगर मैं समझो किसी का विरोध नहीं है, मगर ये सच्चाई है, धरातलीय स्थिति है कि अगर आप सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रास्ते में आपको ये सब वड़ा पाव मिलता है, तो फिर शायद ये लाजमी नहीं होगा। सोचने का विचार कीजिएगा, क्योंकि अब युवा सुधर चुका है, समझ चुका है, बता चुका है कि मैं कौन। बने रहिएगा।